हमारा दिमाग कुदरत का करिश्मा है, एक जटिल और रहस्यमयी संरचना जो हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता देती है। यह एक ऐसा अंग है जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है, जो एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और हमें एक अद्वितीय पहचान देता है। अरबों न्यूरॉन्स का एक जाल जो मिलकर हमारे विचार, भावनाएं और काम बनाते हैं। यह न्यूरॉन्स एक दूसरे से विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। लेकिन क्या होता है जब यह जाल टूट जाता है? जब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स सही तरीके से काम नहीं करते, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह स्थिति विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों का कारण बन सकती है, जैसे कि एपिलेप्सी, अल्जाइमर और पार्किंसंस। 1960 के दशक में कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में नई बातें पता चलीं। इन प्रयोगों ने हमें यह समझने में मदद की कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे विभिन्न हिस्से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें हुईं। ये एक्सपेरिमेंट्स उन पेशेंट्स पर किए गए थे जिनका कॉर्पस कैलोसोटमी हुआ था, और इनसे हमारे दिमाग को समझने का नजरिया ही बदल गया। इन प्रयोगों ने यह दिखाया कि जब दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच का संपर्क टूट जाता है, तो यह हमारे व्यवहार और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर कैसे प्रभाव डालता है। कॉर्पस कैलोसोटमी, जिसे स्प्लिट ब्रेन सर्जरी भी कहते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली मोटी नर्व फाइबर्स की पट्टी, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, को काट दिया जाता है। यह ऑपरेशन उन मरीजों पर किया जाता था जो गंभीर एपिलेप्सी से पीड़ित होते थे और जिनके लिए अन्य उपचार विफल हो चुके होते थे। इसमें कॉर्पस कैलोसम को काट दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच के संपर्क को तोड़ देती है, जिससे एपिलेप्सी के दौरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं फैल पाते। यह एक जटिल और जोखिम भरा ऑपरेशन है, लेकिन जब अन्य सभी उपचार विफल हो जाते हैं, तो यह एकमात्र उपाय बन जाता है। ये वो मोटी नर्व फाइबर्स की पट्टी होती है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ती है। यह पट्टी दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच सूचना का आदान प्रदान करती है, जिससे हम समन्वित और संगठित तरीके से कार्य कर पाते हैं। जब यह पट्टी काट दी जाती है, तो दिमाग के दोनों हिस्से स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। यह ऑपरेशन पहले बहुत ही गंभीर एपिलेप्सी के इलाज के लिए आखिरी उपाय के तौर पर किया जाता था, ताकि सीजर्स एक हिस्से से दूसरे हिस्से में न फैलें। एपिलेप्सी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें दिमाग में असामान्य विद्युत गतिविधि होती है, जिससे दौरे पड़ते हैं। जब अन्य सभी उपचार विफल हो जाते हैं, तो कॉर्पस कैलोसोटमी एकमात्र उपाय बन जाता है। सीजर्स को कंट्रोल करने में यह कामयाब तो रहा, लेकिन इसके कुछ अनोखे और अजीब नतीजे भी निकले। ऑपरेशन के बाद मरीजों में कुछ असामान्य व्यवहार और संज्ञानात्मक परिवर्तन देखे गए। उदाहरण के लिए, कुछ मरीजों में दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच समन्वय की कमी देखी गई, जिससे वे एक हाथ से कुछ और दूसरे हाथ से कुछ और करने लगे। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थिति थी, जिसने वैज्ञानिकों को दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में नई जानकारी दी। सोचो, दो बस्लिंग सिटीज को जोड़ने वाला ब्रिज अचानक गायब हो जाए। यह ब्रिज उन दोनों शहरों के बीच कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण जरिया है, और इसके बिना दोनों शहरों के बीच का संपर्क टूट जाएगा। इसी तरह हमारे दिमाग में भी एक ऐसा ही ब्रिज होता है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। स्प्लिट ब्रेन सर्जरी में ऐसा ही होता है। इस सर्जरी में कॉर्पस कैलोसम को काट दिया जाता है, जिससे दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। यह सर्जरी आमतौर पर उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिन्हें सीवियर एपिलेप्सी होती है और जिनके लिए दूसरी ट्रीटमेंट्स काम नहीं करती। कॉर्पस कैलोसम, जो दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज है, वो खत्म हो जाता है। ये ब्रिज दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स को एक साथ काम करने में मदद करता है, और इसके बिना दोनों हिस्से अलग अलग काम करने लगते हैं। वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, बल्कि ये एक नई स्थिति पैदा करता है जहां दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग काम करने लगते हैं। इससे दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करता, बल्कि एक अलग सिचुएशन पैदा होती है जहां हर हिस्सा थोड़ा अलग अलग काम करता है। ये एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन है, और इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।
बल्कि एक अलग सिचुएशन पैदा होती है जहां हर हिस्सा थोड़ा अलग अलग काम करता है। उदाहरण के लिए, एक हेमिस्फीयर लैंग्वेज प्रोसेसिंग में माहिर होता है, जबकि दूसरा विजुअल स्पेशल टास्क्स में बेहतर होता है। जब दोनों हेमिस्फीयर्स का कनेक्शन टूट जाता है तो ये स्किल्स अलग अलग काम करने लगते हैं। पहले तो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लगते थे। वो चल फिर सकते थे, बात कर सकते थे और रोजमर्रा के काम आराम से कर सकते थे। लेकिन जब रिसर्चर्स ने गहराई से स्टडी की तो उन्हें पेशेंट्स के बिहेवियर में कुछ सबटल चेंजेस दिखे। वो चल फिर सकते थे, बात कर सकते थे और रोजमर्रा के काम आराम से कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने गहराई से स्टडी की, उन्हें पेशेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखे, खासकर उनके दिमाग के एक साइड को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने के तरीके में, और रोजमर्रा के काम आराम से कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने गहराई से स्टडी की, उन्हें पेशेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखे, खासकर उनके दिमाग के एक साइड को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने के तरीके में। ये चेंजेस सबटल थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने गहराई से स्टडी की, उन्हें पेशेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखे, खासकर उनके दिमाग के एक साइड को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने के तरीके में। ये चेंजेस सबटल थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए, अगर एक पेशेंट के दिमाग के एक हेमिस्फीयर को कोई विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो दूसरा हेमिस्फीयर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता था। उन्हें पेशेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखे, खासकर उनके दिमाग के एक साइड को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने के तरीके में। ये चेंजेस सबटल थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए, अगर एक पेशेंट के दिमाग के एक हेमिस्फीयर को कोई विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो दूसरा हेमिस्फीयर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता था। ये दिखाता है कि कैसे हमारे दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम पर निर्भर होते हैं, खासकर उनके दिमाग के एक साइड को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने के तरीके में। ये चेंजेस सबटल थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए, अगर एक पेशेंट के दिमाग के एक हेमिस्फीयर को कोई विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो दूसरा हेमिस्फीयर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता था। यह दिखाता है कि कैसे हमारे दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम पर निर्भर होते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ने हमें दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और ये समझने में मदद की है कि कैसे हमारे दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। स्प्लिट ब्रेन रिसर्च में सबसे हैरान करने वाली डिस्कवरीज में से एक विजुअल परसेप्शन से जुड़ी थी। जब वैज्ञानिकों ने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इन पेशेंट्स के विजुअल एक्सपीरियंसेस में एक अजीब डिस्कनेक्ट था। जब किसी पेशेंट के विजुअल फील्ड के राइट साइड में, जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोसेस करता है, कोई इमेज दिखाई जाती थी तो वो ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान लेते थे। लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग के लिए जिम्मेदार है, इस इमेज को प्रोसेस करके पेशेंट को वर्बली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता था। लेकिन जब वही इमेज लेफ्ट विजुअल फील्ड में दिखाई जाती थी, जिसे राइट हेमिस्फीयर प्रोसेस करता है, तो पेशेंट उसे वर्बली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। राइट हेमिस्फीयर, जो स्पेशल और नॉन वर्बल टास्क्स के लिए जिम्मेदार है, इमेज को देख तो सकता था पर उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था। ये देख तो सकते हैं पर बता नहीं सकते वाली बात ब्रेन लैटरलाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट पहलू को हाईलाइट करती है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेनली लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। ब्रेन लैटरलाइजेशन का मतलब है कि ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। हालांकि राइट हेमिस्फीयर इमेज को देख सकता था पर वो इस इंफॉर्मेशन को लेफ्ट हेमिस्फीयर के लैंग्वेज सेंटर्स तक नहीं पहुंचा पाता था, जिससे ऑब्जेक्ट का नाम बता पाना इम्पॉसिबल हो जाता था। ये डिस्कनेक्ट कॉर्पस कैलोसम के कट जाने के कारण होता है, जो दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम है। स्प्लिट ब्रेन सर्जरी, जिसे कॉर्पस कैलोसॉटमी भी कहा जाता है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कॉर्पस कैलोसम को काट दिया जाता है। यह सर्जरी अक्सर सीवियर एपिलेप्सी के केसेस में की जाती है ताकि सीजर्स को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में फैलने से रोका जा सके। सर्जरी के बाद पेशेंट्स के दोनों हेमिस्फीयर्स इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर सीजर्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि विजुअल डिस्कनेक्ट्स और कम्युनिकेशन इश्यूज। विजुअल डिस्कनेक्ट्स के कारण स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स को डेली लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके लेफ्ट विजुअल फील्ड में आता है तो वो उसे देख तो सकते हैं पर उसका नाम नहीं बता सकते। ये उनके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हालांकि ब्रेन की एडेप्टेबिलिटी और प्लास्टिसिटी के कारण कई पेशेंट्स समय के साथ इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं।
कुछ पेशेंट्स अपने दोनों हेमिस्फीयर्स को कोऑर्डिनेट करने के नए तरीके सीख लेते हैं, जिससे उनकी डेली फंक्शनिंग में सुधार होता है। स्प्लिट ब्रेन रिसर्च ने न्यूरोसाइंस के फील्ड में कई महत्वपूर्ण इनसाइट्स प्रदान किए हैं। इससे हमें ब्रेन के कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स और हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन के बारे में गहरी समझ मिली है। फ्यूचर रिसर्च से हमें और भी नई डिस्कवरीज की उम्मीद है, जो ब्रेन के मिस्ट्रीज को और भी उजागर करेंगी। स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स ने कॉन्शियसनेस के बारे में गहरे सवाल खड़े किए। क्या इन पेशेंट्स के एक शरीर में दो अलग अलग दिमाग थे? इसका जवाब न्यूरोसाइंस की कई चीजों की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि हर हेमिस्फीयर कई बार अलग अलग काम करता दिखता था, फिर भी एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का एहसास होता था। पेशेंट्स को ऐसा नहीं लगता था कि वो दो अलग अलग लोग हैं। उनका मैं का एहसास बरकरार था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि कॉन्शियसनेस एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से बनने वाली चीज है।